अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ रिटेनिंग वॉल। कि अगर हमारे पास रिटेनिंग वॉल अवेलेबल है किसी भी शेप की, किसी भी सॉइल कंडीशंस पे, किसी भी बैकफिल शेप पे, तो उसके लिए हमें स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैलकुलेट किया था और इस वीडियो में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कैलकुलेट करेंगे एक सिंपलेस्ट रिटेनिंग वॉल के लिए, ताकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इसके बाद अगर कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन आती है तो आपको सिर्फ प्रेशर डायग्राम में चेंज करनी होती है और के ए और के पी चेंज होते हैं अगर आपके वॉल की और बैकफिल की कंडीशंस चेंज होती हैं। तो इस केस में हम एक सिंपल सी वॉल लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास वॉल है, सेम जैसे स्लाइडिंग के केस में मैंने ली थी वॉल, वही वॉल मैं इधर कंसिडर करूंगा। इस पार्ट को हमने हील कहा था, ये टो है। इसकी जो विड्थ थी, मीन लेंथ ऑफ बेस, दैट इज 10 मीटर। हाइट ऑफ बेस वाज 2 meters. Width of the stem was 1 meter. Height of the stem was 8 meters. यहाँ से जो पोर्शन है टो की लेंथ, ये 2 मीटर है और यहाँ से ये जो पार्ट था दैट वाज 7 meters. यहाँ पे बैकफिल है, हॉरिजॉन्टल बैकफिल है और वर्टिकल फेसेस हैं, फ्रंट और बैक फेसेस। इसको हम टो कहते हैं। ये हील है। इसमें W1 पार्ट इसको कहा था हमने, ये डाउनवर्ड वेट इसको W2, और ये एक डाउनवर्ड वेट है, इसको हम W3 कहते थे। और यहाँ से हम ये इस तरह से, ये सॉइल है, सैंड। इसके लिए फाई डैश 30 डिग्री था। गैमा जो था दैट वाज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और C प्राइम 0 था। इस वॉल के लिए हमें वो चाहिए मोमेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो इसके लिए हमें एक और फिगर बनानी पड़ेगी इस वॉल की। उसमें हम सिर्फ मोमेंट आर्म्स देखेंगे कि ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसका मोमेंट आर्म इस पॉइंट से, ये टो पॉइंट है, बैकफिल यहाँ पे है तो ये टो पॉइंट है। एक वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड W2, इसको W1 कहा था, और एक वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा था, दिस इज नोन एज W3। एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही थी, दैट वाज PA। टोटल डेप्थ थी 10 मीटर्स। ये पोर्शन जो है ये 2 मीटर का है। PA हमारे पास 300 किलो न्यूटन पर मीटर। ये फोर्सेस देखने के लिए आपको इसका पार्ट 1 वीडियो का देखना पड़ेगा, जिसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग डिस्कस किया था। ये टोटल जो है दिस इज 10 मीटर। ये आपकी विड्थ 1 मीटर है, यहीं यहीं से अंदाजा लगाएं, मतलब ये वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 मीटर और ये 2 मीटर है। तो अगर हमें इसका मोमेंट आर्म चाहिए, दिस वेट विल एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो सेंटर मींस कि अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ से 0.5 और इधर से 0.5, तो हम इस टो से चलेंगे और इस पॉइंट तक आकर रुक जाएंगे जो सेंट्रॉइड पॉइंट है जिस पे W1 एक्ट कर रहा है। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल इस मिड पॉइंट पर आने के लिए, इस फोर्स के मिड पॉइंट तक आने के लिए। तो ये 2 मीटर था और आगे हाफ मीटर ये है, तो 2.5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट आर्म ऑफ फर्स्ट फोर्स इज 0.5 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। सेम W2 के लिए जाएं तो W2 एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके अपने सेंटर पे होता है। तो दिस M2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द 10, मीन 10 मीटर बाय 2, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। इसी तरह W3 के अगर केस में जाएं तो ये जो लेंथ थी इस पार्ट की वो 7 मीटर है। अगर इसको हम हाफ करें कि ये तो हाफ रेक्टेंगल है तो इसके हाफ पे एक्ट करता है, तो ये यहाँ से 3.5 मीटर होगा। इससे इधर ये 1 मीटर है ये वाला, और इससे आगे ये 2 मीटर है। 2 + 1 एंड 3.5, तो M3 will be equal to 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3.5, दिस विल बी इक्वल टू 6.5 मीटर्स। और नेक्स्ट केस है, हमें PA का भी चाहिए ना, ये ड्राइविंग फोर्स है। ये तो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, तो हमें ड्राइविंग फोर्स का भी वर्टिकल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसका मोमेंट आर्म वर्टिकल डायरेक्शन में होगा।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो टोटल हाइट इसकी h दैट इज 10 मीटर है, तो उस 10 मीटर का जो h/3 है, ये PA फोर्स है, ये h/3 पे लगती है। 10/3 इज इक्वल टू 3.33 मीटर। तो जो आपका MA है, मोमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टिव एक्टिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू 3.33 मीटर। क्योंकि ये जो एक्टिव फोर्स है इसकी फिगर या प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है, तो ये PA यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो इस बेस से h/3 होता है, और 0.4 से ये 2/3h पे होता है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इधर से आना चाह रहे हैं तो 2h/3, और अगर इधर से आना चाह रहे हैं, इस साइड से जाएंगे इस पॉइंट पे, तो h/3, और अगर इधर से इस पॉइंट पे आएंगे तो दिस विल बी 2h/3। तो हम चूंकि इधर से बेस से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से ये h/3 होगा, क्योंकि हमारा टो पॉइंट ये हमारा वो पॉइंट है जिसके अगेंस्ट हमने इस वॉल को रोटेट करवाना है, ये कर सकती है। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग फाइंड करेंगे। तो ऊपर होती हैं समेशन ऑफ मोमेंट्स विच आर रेजिस्टिंग एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स विच आर ड्राइविंग। अब समेशन ऑफ मोमेंट्स विच आर रेजिस्टिंग, अब फोर्सेस जो रेजिस्ट कर रही थी उनके मोमेंट्स भी रेजिस्टिंग होंगे। अब रेजिस्ट कर रही थी W1 टाइम्स, अब हमने मोमेंट लेना है तो उसके M1 से मल्टीप्लाई करेंगे। W2 रेजिस्ट कर रही है तो उसके M2 से मल्टीप्लाई करेंगे। W3 रेजिस्ट कर रही है तो उसके M3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब जो ड्राइविंग फोर्स है वो PA है, इसको टिल्ट करवाना रोटेट करवाना चाह रही है, PA इंटू MA। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। W1 हमारे केस में इट वाज नियरली 108, अब टाइम्स M1 जो है, इसका वेट जो था वो 108 था, इसका जो वेट था वो 480 था, और इसका जो वेट था 1008 था। 1008, this was I think 108 near about। इसको मैं कैलकुलेट करके दोबारा लिख लेता हूँ, I forgot this value। 124 times 1 times 8, this was 192, sorry। ये पहले पार्ट का जो वेट था, this was 192। 192, 480 and 1008 kilonewton per meter। This W1 is 192 times its moment arm is 2.5 plus W2 is 480 times its moment arm is 5 plus W3 is 1008, its moment arm is 6.5। ये चीजें M1, M2 and M3 divided by PA is 300 टाइम्स इसका मोमेंट आर्म है 3.33। अगर मोर एक्यूरेसी पे जाना है तो एक और 3 लिख दें। तो जब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। इसको मैं सॉल्व करके फाइनल आंसर 192 टाइम्स 2.5 प्लस 480 टाइम्स 5 and plus 1008 times 6.5 is when divided by 300 times 3.33, it comes to be 9.4। This is much greater than 2। It means size of wall is overestimated। इसको 2 या 2 से, अगर आप ओवरटर्निंग पे स्टेबल करना चाहते हैं तो फिर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ये 2 से बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वैल्यू है, आई मीन 2.1, 2.2, 2.3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। अगर आप इकोनॉमिकल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए आपको इसकी जो डायमेंशंस हैं, ये 1 मीटर को और इसको, तो समटाइम्स हम टेपर भी कर देते हैं वॉल को, मीन इसे 0.5 कर देंगे टॉप विड्थ को, ये जो 1 मीटर है, और इसको यहाँ से नीचे तक लाएंगे 1 मीटर कर देंगे, और इस तरह से ये आपकी जो बेस है इसके साइजेस भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको रीडिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करके हम फिर आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग स्टील के लिए चेक करते हैं कि मिनिमम स्टील हम उस सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं करते। स्पेसिंग ऑफ स्टील चेक कर सकते हैं कि उसमें स्पेसिंग भी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस केस में, लेकिन इस सिनेरियो तक according to geotechnical design, our wall is
तो हम स्टेटमेंट यही लिखेंगे, रिटेनिंग वॉल इज सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग फेलियर। सिंपल है। अब दूसरे केसेस में आपके पास पॉसिबल केस है नेक्स्ट, वो ऐसे हो सकता है कि आपको इस तरह की वॉल दी जाए, वर्टिकल फेस है, इस तरह से ये इसकी बेस है, और आपको कहा जाए जी इसका इस पे ये बैक फिल है, सेम कंडीशंस हैं, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी प्राइम इज 0, मटेरियल इज सैंड, डायमेंशन सेम है, ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये टॉप से यहाँ तक 8 मीटर है, और ये टॉप से 1 मीटर है, और यहाँ से ये 3 मीटर्स है, ये 2 मीटर है, तो फिर यहाँ पे ये 5 मीटर बचेगा। तो अब इस केस में सिर्फ एक डिफरेंस हुआ है कि जो आपका बैक फेस है, ये आपका फ्रंट फेस, और जो आपका बैक फेस है इसको टेपर कर दिया गया, ये इंक्लाइंड है। तो इस केस में आपके पास जो डब्ल्यूज आएंगे वो 4 हो जाएंगे। अब वो डब्ल्यूज कैसे आएंगे, उसको मैं आपको इसके अरेंजमेंट दिखा देता हूँ, सिर्फ ताकि अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसको कैसे आप लेके चल सकते हैं। उसमें आप इसको रेगुलर शेप्स में डिवाइड करना है आपने। ये एक शेप बन गई और ये एक ट्रायंगल बन गई, तो अब हम इसको कहेंगे दिस इज W1 डाउनवर्ड, इसके सेंट्रॉइड से ये नीचे जाएगी W2, इसके सेंट्रॉइड से ये नीचे जाएगी W3, और ये एक वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगी यहाँ पे अपने सेंट्रॉइड से, दिस इज कॉल्ड W4। अब आपके पास जो W's हैं वो 4 हो चुके हैं, अब ये 5 भी हो सकते हैं। अब इस केस में जो आपका के ए है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका बैक फिल भी हॉरिजॉन्टल है, और बैक फिल से जो फ्रंट फेस है वॉल का वो भी वर्टिकल है। अब एक और सिनेरियो भी हो सकता है इस तरह का कि आपके दोनों जो फेसेस हैं वो इंक्लाइंड हो, दोनों टेपर कर दिए गए हों, और इस केस में आपकी जो के ए की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी कि ये कोई भी एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, पहले 90 बना रही थी अब थीटा है, तो उसके लिए आपका जो पी है वो इस तरह से लग रहा होता है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, के ए के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, उसमें ये टर्म थीटा भी आ जाएगी। पहले तो हम सिर्फ फाई यूज करते हैं, फाई डैश सॉइल की प्रॉपर्टी, तो अब फाई डैश भी यूज होगा और उसके साथ थीटा भी यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट, अब इसमें देखें जो पार्ट्स हैं वो आपके कैसे होंगे, जो डब्ल्यूज हैं आपके वो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ तक ये 6 पार्ट्स हैं। अब आपके W6 होंगे, W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6। तो के ए के फॉर्मूला अवेलेबल है, उसे आप के ए फाइंड करेंगे, उसी के ए को यूज करके आपने पी ए फाइंड करना है, वही फॉर्मूला है पी ए के लिए। अगर वाटर टेबल और सॉइल कंडीशन सेम है, 1/2 के ए गैमा एच स्क्वायर, तो एच यही होगी हाइट ऑफ द वॉल। बाकी कंडीशन सेम रखें, सिर्फ आप इनको चेंज करके टेपर करके, तो मोस्टली केसेस में वॉल इस शेप की होती है। इकोनॉमिकल जो वॉल है उसकी ये शेप होती है कि आपका फ्रंट फेस वर्टिकल होता है और बैक फेस को टेपर किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो कंक्रीट था इजाफी उसको हम सेव कर लेते हैं और आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।